रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, बुखारी शरीफ में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालदैन के साथ नेकी करो। अब वालदैन के साथ नेकी करने का क्या मकसद है, क्या हुक्म है, किस तरह से वालदैन के साथ नेकी की जा सकती है। हम औलाद हैं, हमें फ़ौरन से बात समझ में जो आती है वो यही है कि हम पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करें। नेकी करने की मुराद यही हो सकती है। मज़ीद अगर इस बात को डिफ़ाइन करें तो वालदैन के साथ नेकी करो में 3 बातें शामिल हो जाती हैं। 3 तरह से नेकी की जा सकती है कि जब वो हयात हैं तब उनकी जी जान से खिदमत की जाए, और अगर वो बुढ़ापे तक पहुँच जाएँ तो उनके सामने उफ़ तक ना कहा जाए, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाए, और अगर वो इंतकाल फरमा चुके हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। ये 3 तरह से नेकी वालदैन के साथ की जाती है। और स्टूडेंट्स, आजकल हम पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। आपको भी पता है कि किस तरह से आप अपने पेरेंट्स के साथ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं। वो पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो बेटा, ये देख लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है इस बारे में। ठीक है, सो लेट्स अवर स्टार्ट लेक्चर. Our lecture is lecture number 18 now, and unit number 8 we have to start today. Actually, we have done the summary and the question answers in the previous lecture, and in this lecture we are going to do the book exercise of the same chapter. So we are going to start the exercise. Firstly, the part is vocabulary. आपके पास आपकी बुक्स होनी चाहिए, और आपके बुक्स के साथ आपके पास पेंसिल या पेन होने चाहिए, ताकि ये बुक एक्सरसाइज आप बुक पर साथ साथ सोल्व करते जाएं। अच्छा बेटा, वोकैबुलरी पार्ट में सबसे पहले आपके पास ए पोर्शन है, और उसमें है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोइम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। यानी आपने पोइम में से वर्ड्स ढूंढने हैं, और आपको कुछ यहाँ पर मीनिंग्स लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने समझना है और ये देखना है कि इसका वर्ड पोइम में हमें कौन सा सेम मिल रहा है, और वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो आपके पास वर्ड आ रहा था एक्सट्रीमली नॉइजी। तो एक्सट्रीमली नॉइजी में हमने जब पोइम अगर पढ़ी है तो हमें पता चलता है कि वर्ड जो है वो है रोरिंग, यानी बहुत ज़्यादा चिंगाड़ता हुआ, शोर करता हुआ। नेक्स्ट है टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजीली इनटू पीसेस, कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद वाले अंदाज में चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, तो वो होगा आपके पास वर्ड स्मैशिंग। नेक्स्ट है टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक, यानी किसी चीज़ को लेवल कर देना, बराबर कर देना, यानी ख़त्म कर देना, बाय यूजिंग अ रेक, तो क्या होगा वो रेकिंग। नेक्स्ट है टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड अ सेंट्रल पॉइंट, तो वैसे ही समझ में आ गया कि सेंट्रल पॉइंट पे बार बार अगर एक ही चीज़ को घुमाया जा रहा है तो वो आपका स्पिनिंग ही हो सकता है। ठीक है, घुमाना। नेक्स्ट है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हमेशा तक रहने वाली, तो फिर वो क्या वर्ड आपने पढ़ा था पोइम में, एटर्नल, अबदी, हमेशा रहने वाला। ठीक है। टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली यूजिंग ओनली वंस ब्रेथ सो दैट ओनली द पीपल क्लोजेस्ट टू वन कैन हियर। अब हमें आखिरी जो वर्ड है उन्होंने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि सरगोशी करना, यानी किसी के कान में छुप कर बात कहना, तो विस्पर्स होगा। ठीक है ये। अच्छा बेटा, इसके बाद आपके पास बी पोर्शन आ रहा है वोकैबुलरी का ही। गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपने वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उसके सिनोनिम्स लिखने हैं, वो आप बुक पर ही साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं बताती हूँ। रोरिंग, फर्स्ट वर्ड है आपका रोरिंग, तो रोरिंग का आप लिखोगे हाउलिंग। ठीक है, हाउलिंग, HOWLING। इसके बाद आपका स्मैशिंग, स्मैशिंग का है क्रैशिंग, CRASHING, क्रैशिंग। ये मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी यहाँ पर भी हमने पोर्शन को किया है, और ये सेम वर्ड्स आ रहे हैं जो हमने पोइम में पढ़े थे या जो हमने इस वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे, तो मैंने बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। स्पेलिंग में बता रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप सुनकर लिख सकते हैं। स्पिनिंग, स्पिनिंग हमने भी पढ़ा था, घुमाना, तो आप लिख दें रोटेटिंग। ठीक है, रोटेटिंग, ROTATING। देन है स्टिलनेस, स्टिलनेस यानी साकत होना। अब यहाँ पर हवा साकत थी ना, तो आप लिखोगे साइलेंस। ठीक है, साइलेंस, खामोशी बिल्कुल होना, SILENCE। और लास्ट वर्ड बेटा आपका कोर, CORE, कोर, तो कोर का हमने पढ़ा था पोइम पढ़ते हुए भी, और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब बन रहा है कोर का सेंटर। ठीक है, CENTRE, सेंटर। ओके, इसके बाद बेटा आपके पास जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, सी पोर्शन है, वो है विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज़ अ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होती है मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मोस्ट पॉजिटिव कॉनोटेशन देखनी है। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायतशुआर और पेनी पिंचिंग का मतलब होता है कंजूस। तो फिर आपको पॉजिटिव देखना है, तो ज़्यादा पॉजिटिव क्या लग रहा है, किफ़ायतशुआर यानी बचत करने वाला, या फिर कंजूस। तो डेफिनेटली आप चूज़ करोगे थ्रिफ्टी को, ठीक है, थ्रिफ्टी पर आप टिक करोगे, यह मोर पॉजिटिव है। फिर है पुशी एंड अग्रेसिव, तो आप करोगे चूज़ पुशी को, क्योंकि पुशी का मतलब होता है धकेलने वाला और अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन, तो आप चूज़ करोगे स्टेट्समैन को। देन है शेफ एंड कुक, तो मोर पॉजिटिव होगा शेफ। फिर है आपका सिलेंडर या स्किनी, सिलेंडर का मतलब होता है नाजुक सा और स्किनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, तो पॉजिटिव क्या बन रहा है फिर, नाजुक सा, तो आप सिलेंडर को चूज़ करोगे। अच्छा, अभी आपने चूज़ किया मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन को, अब आपने चूज़ करना है डी ऑप्शन में चूज़ द एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन। आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सी जो कॉनोटेशन है वो एप्रोप्रिएट बन रही है, मुनासिब बन रही है, रिलेट कर रही है स्टेटमेंट के साथ, तो आपने उसी को ही चूज़ करना है। तो आपका पहला है कि विच वुड यू रादर बी कॉल्ड, आप खुद को क्या कहलाए जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, थ्रिफ्टी या चीप। अब थ्रिफ्टी का हमने पढ़ा कि किफ़ायतशुआर और चीप का मतलब सस्ता, तो डेफिनेटली आप खुद को जो कहलवाए जाना पसंद करेंगे वो होगा थ्रिफ्टी, तो आप थ्रिफ्टी पर टिक करोगे। फिर है विच इज़ मोर सीरियस, ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा सीरियस क्या है, ज़्यादा संगीन क्या है, प्रॉब्लम या डिज़ास्टर, तो होगा डिज़ास्टर। देन है विच इज़ मोर पोलाइट, ज़्यादा नर्म क्या है, सिप अ ड्रिंक यानी एक ड्रिप को ड्रिंक करते हुए, कोई चीज़ पीते हुए छोटा सा एक सिप ले लेना, एक घूंट ले लेना, या फिर गल्प इट। गल्प इट का क्या मतलब होता है कि तेज़ तेज़ गटागट पी लेना, तो डेफिनेटली जो मुनासिब एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन होगी वो होगी सिप अ ड्रिंक, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि आपने मोर पोलाइट बताना है, तो वह सिप अ ड्रिंक होगा, ठीक है। आगे पेज पर है आपका विच वुड यू बी इफ़ यू हैड ईटन फॉर सेवरल डेज, अगर आपने बहुत अरसे से कुछ नहीं खाया, हैडंट ईटन, अगर आपने बहुत अरसे से कुछ नहीं खाया है तो आप क्या होंगे, हंग्री होंगे या स्टार्विंग होंगे, तो आप चूज़ करोगे स्टार्विंग। देन है विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉकिंग इन द मड, अगर आप मड में वॉक कर रहे हैं तो आप क्या हो जाओगे, फिल्दी हो जाओगे या डर्टी हो जाओगे, तो आप डर्टी हो जाओगे, आप डर्टी पर टिक करोगे। यहाँ पे बेटा आपका यह पोर्शन भी खत्म होता है और अब हमने स्टार्ट करना है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि प्रोनाउन क्या होते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। प्रोनाउन हम कहते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, ही शीट वगैरह, दिस दैट वगैरह, ये होते हैं हमारे प्रोनाउंस। आपने ये बताना है कि जो आपके पास 6 सेंटेंसेस गिवन है इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर आपकी तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, और इसी तरीके से हाँ ये 3 आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इंट्रोगेटिव है। हैंड मी दैट हैमर, अब ये इशारा किया गया है ना, दैट हैमर, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, इशारा करना, तो आपका पहला होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, अब ये माई सेल्फ यानी सेल्फ को शो किया जा रहा है, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्सिव। बेटा ये आप 9th क्लास में भी कर चुके हो पहले, दोबारा से यहाँ पर रिवीजन हो रही है आपकी। तो सेल्फ अगर आ गया है वर्ड तो ये होगा डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव, ठीक है। थर्ड है आपका हु, अब वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हु लिखा हुआ है, तो वैसे ही पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव होगा। फोर्थ है आपका हिमसेल्फ, यहाँ भी सेल्फ का वर्ड आ गया तो क्या होगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके बाद है इज दिस योर टीचर्स बुक, तो यहाँ पर भी दिस पॉइंट आउट किया गया है, इशारा किया गया है, तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हमने किसी जगह पर इशारा करना हो, ठीक है, हमने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना हो। विच इज़ योर पेन, तो विच इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो आप क्या करोगे चूज इंट्रोगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास आ रहे हैं प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। अच्छा, अब पार्टिसिपल किसे कहते हैं, देखिए हमने जेरेंड किया, तो जेरेंड में हमने क्या सीखा कि अ वर्ब विच यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंड, यही सीखा था ना हमने। यहाँ पर ये देखें कि अ वर्ब जो कि वर्क्स करता है एज अ नाउन, तो उसको हम कहते हैं जेरेंड। जब वर्ब नाउन के तरह तौर पर यूज़ हो रहा हो ना, उसको हम कहते हैं जेरेंड। और अगर वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। अगर वर्ब नाउन के जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो वो होगा जेरेंड, और अगर वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो वो होगा आपका पार्टिसिपल। अब ये देखो,
अ लाफिंग लेडी। अब यहाँ पर लेडी है, एक औरत है, उसकी खूबी क्या है, वो यहाँ पर देखिए हंस नहीं रही। अगर ये हंस रही होती तो सेंटेंस होना था अ लेडी इज़ लाफिंग, कि लेडी हंस रही है, लेकिन यहाँ पर है अ लाफिंग लेडी, एक हंसमुख औरत या फिर एक हंसती हुई औरत। अब यहाँ पर एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, बल्कि उस औरत के क्वालिटी को बयान किया गया। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी। तो यहाँ पर उस लेडी की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो लेडी है वो हंसती हुई है, ठीक है, हंसमुख है। तो यहाँ पर जो लाफिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम दे रहा है। अगर हम इसको इंडिविजुअली देखते हो तो ये वर्ब होना था, तो वर्ब काम दे रहा है एडजेक्टिव का, तो ये आपका वर्ड बन गया पार्टिसिपल, ठीक है। इसके बाद अ गैलपिंग हॉर्स। गैलपिंग हॉर्स का मतलब छलांगे लगाता हुआ घोड़ा या छलांगे लगाने वाला घोड़ा। तो यहाँ पर एक घोड़े की खूबी बयान कर दी गई है कि वो घोड़ा कैसा है, वो छलांगे लगाने वाला घोड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव का काम दे रहा है और है वर्ब, तो ये बन जाएगा पार्टिसिपल। नेक्स्ट है द स्टॉलन कार। स्टॉलन कार यहाँ पर आएगा, स्टॉलन कार, चोरी हुई चोरीशुदा गाड़ी। अब ये चोरीशुदा गाड़ी है, ये भी इस कार की खूबी बन गई कि वो कैसी है, वो चोरीशुदा है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम दे रहा है। और था वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, स्टॉलन थर्ड फॉर्म है, तो हमने उसको देखा कि ये एडजेक्टिव का काम दे रहा था वर्ब, तो वो बन गया हमारा पार्टिसिपल, ठीक है। अच्छा बेटा, पार्टिसिपल की ना दो काइंड्स होती हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अगर तो आईएनजी आ रहा है ना आखिर पर, तो ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर आ रहा है थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, यानी ईडी लगा हुआ है या यानी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो वो आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल। अगर आईएनजी लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट की फॉर्म होगी, और अगर थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो वो पास्ट की फॉर्म होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी की ही एक्सरसाइज आ रही है आपकी पेज नंबर 96 पर। आपने एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल को चूज करना है। एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल को आप कैसे चूज करोगे? अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 96 पर, आपने एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल को चूज करना है। तो आपका जो पहला है द मूवी वाज रियली, अब आप खुद से बोलकर देखो कि इंटरेस्टेड कहोगे या इंटरेस्टिंग कहोगे। आपको एक मूवी अच्छी लग रही है तो आप क्या वर्डिंग यूज़ करते हो कि द मूवी वाज रियली इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग, तो आप डेफिनेटली इंटरेस्टिंग यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आप टिक करोगे इंटरेस्टिंग पर, ठीक है। इसके बाद है यानी आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जा रहा है और एक पास्ट पार्टिसिपल जा रहा है। आपने देखना है कि हमें कौन सा वाला पार्टिसिपल लगाना है, प्रेजेंट का या तो पास्ट का। आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉजंट वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है। मुझे ये देखो पास्ट में बात जा रही थी ना कि आई थॉट, मुझे लगता है कि ये लेक्चर अच्छा था बट मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अब यहाँ पर आप ईडी लगाओगे। इसके बाद है आवर टाउन इज़ सो बोरिंग, हमारा टाउन बहुत ज़्यादा बोरिंग है। नेक्स्ट है आपका आर यू बोर्ड, क्या तुम बोर हो चुके हो विद दैट गेम ऑलरेडी, क्या तुम पहले ही इस गेम से बोर हो चुके हो, ठीक है। तो बोर्ड आप करोगे सेकंड में। फिर आपका थर्ड है हैव यू हर्ड हर लाफ, क्या तुमने उसकी हंसी सुनी। इट्स सो अनोइंग, वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करोगे। आई एम रियली अनॉयड, अनॉयड आएगा यहाँ पर सॉरी, आई एम रियली अनॉयड विद वन ऑफ माई कोवर्कर्स, मैं अपने कोवर्कर्स में से एक के साथ बहुत ज़्यादा अनॉयड हूँ, नाराज़ हूँ। द सिटी वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जो सिटी था वो वॉज का वर्ड आया है ना, तो आप फिर इसको यूज़ करोगे पास्ट टेंस में। द सिटी वॉज डैमेज्ड, ईडी वाली फॉर्म यूज़ करोगे आप, पास्ट पार्टिसिपल। द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेज्ड या डैमेजिंग, कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा क्वाइट डैमेजिंग थी उसकी रेपुटेशन के लिए, तो फिर आप यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करोगे, डैमेजिंग, ठीक है। देन है दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट, ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। इट मेक्स मी फील सो रिलैक्सड, इसने मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सड बना दिया, पुरसकून कर दिया, तो आप ईडी यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करोगे। फिर है आई डिडंट लाइक दैट मूवी, मुझे वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेसिंग, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी, तो आप यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करोगे, डिप्रेसिंग। ये आपको इजीली अगर आप सेंटेंसेस को बोलोगे ना खुद से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है या पास्ट। पेज नंबर 97 पे बेटा आपके पास आ रहा है जायरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये वो बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, जायरेंट भी इन्फिनेटिव भी, उसको मज़ीद देख लेते हैं। जायरेंट आपको पता है कि जो वर्ब नाउन का काम दे वो जायरेंट होता है। कुकिंग इज़ हर हॉबी, कुकिंग उसकी हॉबी है, ये आपका जायरेंट है।
इसी तरीके से इन्फिनेटिव वर्ब हैविंग नो सब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसका सब्जेक्ट नहीं होता। ये मैं इसलिए सम अप कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर ही आपको सारी चीज़ें डिफाइन की थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं आप सम अप कर रही हूँ। वर्ब हैविंग नो सब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और अक्सर ये प्रोसीड कर रहा होता है टू के साथ। एवरी क्रिकेट टीम हैज़ कैप्टन टू डायरेक्ट अदर प्लेयर्स, हर क्रिकेट टीम के पास एक कैप्टन होता है प्लेयर्स को डायरेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद प्रेपोजिशन प्लस मॉडिफायर। इसको रहने देते हैं, पहले भी मैं आपको ये दो चीज़ें समझाती हूँ। देखो, जायरेंट फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या डिफरेंस है, जायरेंट और इन्फिनेटिव की निस्बत। हमने देखा जायरेंट को सिर्फ यहाँ पर, तो ये कुकिंग था, ठीक है ना, ये जायरेंट था। हमने ये देखना है कि अगर जायरेंट के साथ आगे मॉडिफायर आ रहा है ना, यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर जायरेंट का आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है, जायरेंट का अगर आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके ऊपर काम हुआ, क्योंकि ये देखो जायरेंट किसे कहते हैं, जो नाउन के तौर पर काम करने लगे। तो इन सिंपल वर्डिंग अगर उस नाउन का आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो आपका मॉडिफायर होगा, और फिर वो अगर मॉडिफायर है नाउन के बाद यानी जायरेंट के बाद अगर आगे मॉडिफायर आ रहा है तो वह बन जाएगा आपका जायरेंट फ्रेज। आपके बुक पर पेज नंबर 97 पर जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, देखो, द स्टूडेंट गैदर्ड सिग्नेचर्स फॉर इंक्रीजिंग द ऑर्स ऑफ द लाइब्रेरी। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो सिग्नेचर यानी साइंस इकट्ठे कर रहे हैं ताकि वो लाइब्रेरी के घंटों को, लाइब्रेरी के ऑर्स को कुछ बढ़ा सकें। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग आपका जायरेंट है, काम किसके हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, लाइब्रेरी के घंटों के ऊपर। तो जो द ऑर्स है वो आपका बन गया ऑब्जेक्ट, यानी इंक्रीजिंग का मॉडिफायर आ गया, तो ये आपका बन जाएगा जायरेंट फ्रेज। बात समझ आ गई। इसी तरीके से इन्फिनेटिव फ्रेज में होगा कि अगर आपके इन्फिनेटिव के आगे मॉडिफायर आ रहा है, इन्फिनेटिव वर्ब के आगे अगर मॉडिफायर आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका फ्रेज बन जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। आपके पास जो एग्जाम्पल बुक में भी लिखी हुई है, मैंने यहाँ भी लिखी है, एवरी क्रिकेट टीम हैज़ कैप्टन, हर क्रिकेट टीम के पास एक कैप्टन है, टू डायरेक्ट अदर प्लेयर्स। अब यहाँ पर आपका जो इन्फिनेटिव था वो क्या था, ये डायरेक्ट, ये आपका इन्फिनेटिव था। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये डिफाइन किसको कर रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है, अदर प्लेयर्स, यानी काम हो रहा है अदर प्लेयर्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट आ गया ये, तो इस इन्फिनेटिव ने मॉडिफाई किया, ये बन गया आपका इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से ये आपको ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन क्या होती है आपको पता है, ऐसे वर्ड्स जो अपना कोई मीनिंग भी नहीं रखते और उनके बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता। टू हो गया, इधर बिहाइंड हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, बिसाइड्स हो गया, अंडर हो गया, ये तमाम आपके क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन के साथ अगर मॉडिफायर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आया था सेम मॉडिफायर, अगर उसके साथ कोई मॉडिफायर आ रहा है तो वो आपका बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अगर प्रेपोजिशन के साथ आपका मॉडिफायर आ रहा है तो बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। एग्जाम्पल आपकी बुक में भी लिखी हुई है, यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। समरा कुड हियर हर सिस्टर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम। काम कहाँ पर हो रहा है, रूम में। प्रेपोजिशन क्या आ रहा था, ये अक्रॉस, तो अक्रॉस के आगे मॉडिफायर आ गया, कहाँ पर आराम किया जा रहा है, रूम में। काम किसके ऊपर हो रहा है, रूम पर, तो इसने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ये ऑब्जेक्ट बना, ये प्रेपोजिशन था, मॉडिफाई हो रहा है तो ये आपका बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 98 पर इसी की ही एक्सरसाइज आ रही है। आइडेंटिफाई जायरेंट फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस। उन्होंने बयान कर दिया स्टेटमेंट को कि आपने सिर्फ पहचान करना है कि ये जायरेंट है, ये इन्फिनेटिव है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है मारिया फेल ओवर द कैट, मारिया कैट पर गिर पड़ी, तो आपका ये देखो ओवर द कैट, ओवर प्रेपोजिशन है, आगे मॉडिफायर आ रहा है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आपका ये होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, इसके बाद द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग की है, किस लिए की है, टू डिस्कस। अब ये देखो टू डिस्कस, इन्फिनेटिव आ गया, डिस्कस के साथ टू लगा हुआ है, वर्ब है, उसके साथ सब्जेक्ट नहीं है। अब आगे द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, काम किसके ऊपर हुआ, टर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स पर, तो ये आपका बन जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। नेक्स्ट है आपका आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगैन स्टडिंग पंक्चुएशन। आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, लर्निंग आपको वैसे समझ में आ गया होगा कि लर्निंग है, वर्ब है जो नाउन का काम दे रहा है, बन जाएगा जायरेंट फ्रेज। फोर्थ है आपका विल समवन बी हेयर सून टू ओपन द डोर। कोई यहाँ पर होगा कि डोर को ओपन करने के लिए। अब ओपन वर्ब है, उससे पहले टू आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, द डोर आगे काम भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है,
आपका बन जाएगा ये इन्फिनेटिव फ्रेज। फिफ्थ है आपका तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट। अब यह आपका होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज क्योंकि ऑफ को आगे डिफाइन किया गया है, मॉडिफायर है। देन है बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस। तो यह आपका होगा जैरेंट फ्रेज क्योंकि पुटिंग टू मच एफर्ट आ गया ना, तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर एफर्ट की जा रही है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिफाइन कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, आपका होगा जैरेंट फ्रेज। इसके बाद सेवंथ है आपका डज द कैप्टन वॉन्ट अस टू लॉयर द सेल्स बिफोर वी एंटर द हार्बर। अब ये टू आ रहा है और लॉयर द सेल्स यानी वर्ब के पीछे टू लगा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका ये वाला पीस का चैप्टर तो ख़त्म हो गया और इसके साथ हम कर रहे हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 भी साथ ही कर लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है और आसान भी होती है। आपने ऑप्शन को, सही ऑप्शन को चूज़ करना है। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, मैं आपका यहाँ पर रेस करके यहीं पर ही आपके मेंशन कर देती हूँ। ओके, आपके पास सबसे पहले जो आ रहा है बट द पॉइंट हेयर इज दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट का क्या मतलब होगा, ईजी, गुड या डिफ़िकल्ट। तो ऑप्शन आपका होगा ईजी। ठीक है, सेकंड है आपका दो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफेक्टिवली। अगरचे कि दोनों ही मीडियम्स इफेक्टिवली न्यूज़ को कवर करते हैं, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, फिर भी उनमें बहुत नुमाया फ़र्क है। तो डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होगा, तो आपका मीनिंग होगा सी। ठीक है, दूसरे का क्या ऑप्शन आप करोगे, सी, यानी क्लियर डिफरेंस है। देन है आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर। एक्सेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर लेना, तो आपका ऑप्शन होगा बी, टू डू एक्सट्रीमली वेल, टू डू एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, फोर्थ है आपका द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी। ये तो हमने चैप्टर के दौरान भी किया था, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम होगा इसका, तो आप इसको भी चूज़ करोगे बी। ठीक है, फिफ्थ है आपका एवरीवन हैड अ स्माइल ऑन हर फेस ऑन द वे होम। यहाँ पर आपने पॉजिटिव कोनोटेशन को चूज़ करना था। ऑप्शन था आपके पास ग्रीन, तंजिया मुस्कुराहट, स्मिर्क का मतलब यही होता है, और स्माइल का मतलब मुस्कुराना, तो उन्होंने पॉजिटिव कोनोटेशन कहा था, तो आप चूज़ करोगे ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद है द सिनोनिम ऑफ लवली। सिनोनिम ऑफ लवली इज ब्यूटीफुल, वैसे ही समझ में आ रहा है, आप चूज़ करोगे बी। ठीक है, सेवंथ है आपका द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट। कल्प्रिट यानी मुजरिम, मुजरिम का क्या होगा, ऑफेंडर, बी। देन है आपका एट्थ द सिनोनिम ऑफ अबंडन इज, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। एंटोनिम बताना है आपने, सॉरी, एंटोनिम होता है उलट, तो अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, और स्पोर्ट का मतलब होता है किसी का साथ देना, तो आप ऑप्शन चूज करोगे ए। ठीक है, नाइन्थ है आपका द एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज। एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज उसका बहुत ज़्यादा रोशन का जो एंटोनिम होगा बहुत ज़्यादा अंधेरा, आप ऑप्शन चूज करोगे ए, यानी कि डार्क। टेंथ है आपका समवन एट माई कुकीज़। ये कौन सा प्रोनाउन है, अभी हमने किया था कि जब हम एक चीज़ को इम्पार्शली सब में बांट देते हैं, सबके बारे में एक ही बात कर रहे होते हैं, तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर देखो समवन का जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन वैसे ही हमें समझ में आ रहा है, पर्सनल नहीं हो सकता क्योंकि ज़ात के बारे में बात नहीं हो रही, रिलेटिव नहीं हो सकता क्योंकि किसी चीज़ को लिंक नहीं कर रहा, इंडेफिनेट ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये इंडेफिनेट है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद है आपका 11वां द वॉचमैन ब्ल्यू हिज विसल। अब ये ब्ल्यू हिज विसल उन्होंने कहा है कि ब्ल्यू क्या है, तो ये बेटा आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, बी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा आपका सही, ब्ल्यू हिज विसल। उन्होंने कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब को क्या हमने किया था, ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है। अगर आप इसको मजीद समझना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर में जाकर इसको समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशंस क्या हैं। इसके बाद आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। अब टू स्पेंड आया हुआ है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका होगा इन्फिनेटिव, ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक है, ये हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, क्या होगा ऑप्शन आपका सी। देन है आपका हु इज़ द मैन एट द डोर। दरवाजे पर कौन आदमी है, हमें वैसे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन होगा आपका बी, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देन है आपका अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट। अब यहाँ पर वर्ब आपने बताना है कि जो एडवर्ब था द क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली को अंडरलाइन किया गया है।
कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब की कौन सी काइंड है। अब यहाँ पर वर्ब का मैनर बताया गया है ना कि काम कैसे किया गया, तो किस अंदाज में किया गया, तो ये आपका सक्सेसफुली होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी आप ऑप्शन चूज करोगे ए। ठीक है, इसके बाद है आपका 15th सेंटेंस, आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock। तो यूजुअली आपका होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन सी। देन है इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आपका बन रहा है कि अगर वो मुझे जॉब ऑफर करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। फर्स्ट कंडीशन में पहला जो आपका होता है इफ़ क्लॉज जो होती है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है, और जो दूसरा क्लॉज होती है वो आपकी फ्यूचर टेंस में होती है। तो इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब, आई विल आ जाएगा फिर आपका, यानी ए ऑप्शन होगा, आई विल एक्सेप्ट इट। 17 है बेटा आपका yesterday at 5 o'clock आई डैश एप्पल्स, कल 5 बजे मैंने सेब खाए। सिंपल बात समझ में आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, ऑप्शन बी। देन है आपका बाय द टाइम वी गोट द सिनेमा द फिल्म डैश, सो वी मिस द फर्स्ट 5 minutes। तो फिल्म क्या है, वो स्टार्ट हो चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैड और थर्ड फॉर्म, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ए। ठीक है, 19th है आपका फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस। फ्लाइंग अबव द लेक, अब लेक के ऊपर उड़ना। अब यहाँ पर जो फ्लाइंग है, फ्लाइंग अबव, यहाँ पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना, बताया जा रहा है कि फ्लाइंग अबव द लेक। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है नाउन का काम दे रहा है, तो ये बन जाएगा आपका जेरंड फ्रेज, ऑप्शन बी। 20th है आपका दे इन्वाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, व्हाट टेंस इज इट। टेंस दिया हुआ है, उन्होंने आपको बताया है, पूछना है, उन्होंने पूछा है कि आपका ये कौन सा टेंस है। दे इन्वाइटेड अस, सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है और वो सिंपल है, तो ये हमारा इसका मतलब है कि ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट बेटा आपका अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम, ये कौन सा, इसका उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि एक्टिव क्या हो सकता है, ये पैसिव है ना। अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम, कि उनसे कंप्यूटर खरीदा गया, इसका आपने एक्टिव सेंटेंस बताना है, तो ऑप्शन आपका होगा बी, दे बॉट अ न्यू कंप्यूटर, उन्होंने एक नया कंप्यूटर खरीदा, यानी पास्ट फॉर्म में बात जाएगी, तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर अब आपका रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 भी खत्म होती है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे होते हैं वो तमाम वही होते हैं जो आप पहले कर चुके होते हो, तो आपने इसको एक मरतबा देख लेना है। अब हमने स्टार्ट करना है बेटा अपना इंग्लिश बी पोर्शन, और इंग्लिश बी पोर्शन में आज हम करेंगे एक ऐसे कायदे आज़म। सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश बी पोर्शन। कायदे आज़म ऐसे वी हैव टू डू टुडे। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनकी मदद से आप अपना ऐसे तैयार कीजिएगा, और याद रखिएगा कि कायदे आज़म का टॉपिक तो इतना लेंथी है कि आप जितना मर्जी चाहें लेंथी ऐसे बना सकते हैं, तो इसकी लेंथ लाजमी 5 पेजेस से रख ही लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, उनकी बर्थ यानी किस वक्त पर इनकी पैदाइश हुई, उसके बाद उनके फादर का क्या नेम था, पूंजा जिना, और उसके बाद उनके फादर का पेशा क्या था, इस तरह की सारी बातें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद आप एजुकेशन डिस्क्राइब करो, अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली उन्होंने, मिडिल कहाँ से ली, हायर कहाँ से ली, क्या क्या पढ़ा उन्होंने, बार एट ला भी उन्होंने किया, हायर स्टडीज़ के लिए वो कहाँ गए, ये तमाम बातें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो वतन वापस आ गए, उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और वतन कौन सा था, यानी कि वो उन्होंने प्रैक्टिस जो स्टार्ट की थी अपनी, वो की थी उन्होंने बॉम्बे में स्टार्ट। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि उन्होंने इस डेट में अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था। देन आप मेंशन करो कि वो बहुत अच्छे लॉयर भी बन गए थे। यहाँ पर आप भी मेंशन कर सकते हो कि जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लॉयर के तौर पर उभरे थे। देन आप मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था, और पर्पस क्या था उसको ज्वाइन करने के पीछे, क्योंकि आप ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक होकर रहें। क्योंकि उस वक्त पर कायदे आज़म को ये लगा करता था कि कुछ लोग हैं जस्ट जो कि इन दोनों की यूनिटी नहीं चाह रहे। असल में हिंदू और मुसलमान दोनों ही दूसरे की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। उनको ये लगता था कि जो हिंदू हैं वो भी मुसलमानों का साथ चाहते हैं, लेकिन जब आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो तब आपको अंदाज़ा हुआ हिंदुओं की नैरो माइंडेडनेस का, कि वो बिल्कुल भी मुसलमानों के साथ के ख्वाह नहीं थे, बल्कि वो मुसलमानों के ऊपर रूल करना चाहते थे। तब आपने उनकी नैरो माइंडेडनेस को समझा, आपको गुस्सा आया, और आपने उस वक़्त पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, क्योंकि बेसिकली आप मुसलमानों के लीडर थे और आप उन्हीं की ही भलाई चाहते थे। तो मुस्लिम लीग को फिर आपने ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया आप मेंशन करोगे, और
तब ज्वाइनिंग करके फिर उन्होंने क्या काम किया। यहाँ पर आपका ऐसे कि काफ़ी ज़्यादा लंबा पार्ट जा सकता है कि आपने कौन कौन से हार्ड वर्क्स किए, किस किस तरह से आपने स्पीचेस की, किस किस तरह से आपने लोगों को विलिंग किया। एक उनको यही नहीं पता था कि वी हैव टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड, तो किस तरह से आपने लोगों को कन्विंस किया, आपने डिमांड किया फॉर सेपरेट होमलैंड का, किस तरह से डिमांड किया आपने। यहाँ पर आप दो कौमी नज़रिए को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद किस बेस पर डिमांड किया था, आइडियोलॉजी क्या थी, ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर आप सारी हार्ड वर्क्स के बाद आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो पाकिस्तान एग्जिस्टेंस, कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग व्हेन, पाकिस्तान कब मुआरज़ वजूद में आया और कैसे, ठीक है। इसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि पाकिस्तान बनने के बाद के मसाइल क्या थे, और वो हेल्थ इश्यूज़ भी उसके बाद आ जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की एमरजेंस के वक्त पर, पाकिस्तान के ज़हूर के वक्त पर। एमरजेंस कहते हैं ज़हूर को, ठीक है। तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के वक्त पर, उसकी एमरजेंस के वक्त पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि नया मुल्क था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इश्यूज़ थे। उनको सुधारते सुधारते आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसकी वजह से ही आपकी डेथ हो गई। डेथ कब हुई आप यहाँ पर लिखोगे, एंड देन आप एंडिंग करोगे कि कायदे आज़म जैसे जो हीरोज़ होते हैं उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, वो मर कर भी कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा हमारी यादों में, हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं। हीरोज़ नेवर डाई, डू दे, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी आ रही है कोटेशंस। रीज़न एंड जजमेंट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, कि अक्लमंदी और इंसाफ के साथ, जजमेंट के साथ चलना, यानी हर चीज़ को समझते हुए चलना, ये एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये कोटेशन आपकी हो गई। अ लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो, एक जो लीडर होता है ना, वो लोगों को वहाँ तक ले जाता है जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। बट अ ग्रेट लीडर, जो एक अच्छा लीडर होता है, जो एक अजीम लीडर होता है, वो ले जाता है लोगों को वेयर दे डोंट नेसेसरीली वांट टू गो, जहाँ पर वो ज़रूरी नहीं समझते जाना, यानी वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर चले जाएं। जैसे पाकिस्तान की जब इमरजेंसी की जब बात हुई थी, तो मुसलमान ज़्यादा नहीं चाहते थे कि हमें अलग मुल्क मिले ही मिले, हम वहाँ पर जाए ही जाएं। बट वेयर दे ought टू बी, लेकिन जहाँ पर उनको होना चाहिए। तो एक जो ये जो कोटेशन हैं, ये लास्ट टू कोटेशन जो अभी वहाँ पर लिखी हुई थी ना, वही वाली ही हैं ये लास्ट टू कोटेशन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ अब मैं। देखें, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, ये जो है ना, ये कोटेशन नहीं है, बेसिकली ये कायदे आज़म के बारे में एक बात कही जाती थी कि आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी ही चाहते थे। हमने अभी ऐसे में पढ़ा था ना, जो मैंने आपको भी पॉइंट्स बताए हैं कि उनको स्टार्ट में वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हक में थे। तो वहाँ पर आप ये वाली बात लिखोगे कि द जिनाह वाज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। द जिनाह वाज कॉल्ड को आप लाइन के तौर पर लिखोगे, और द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आप मार्कर से दरमियान में लिख देना। ये कोटेशन नहीं है, लेकिन उनको ये कहा जाता था, तो इसलिए ये मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है जिना रोज़ लाइक अ माउंटेन, जिना उभरे एक माउंटेन के तौर पर। ये जो रोज़ है ना, यहाँ पर इसका मतलब फूल नहीं है, बल्कि ये सेकंड फॉर्म है राइज की, उभरना, उठना, ठीक है। राइज की सेकंड फॉर्म है रोज़। जिना रोज लाइक अ माउंटेन, वे एक पहाड़ की तरह उभरे। विच ओवर शैडोड हिज वर्स्ट डिक्टेटर्स, जिन्होंने अपने वर्स्ट बदतरीन डिक्टेटर्स को ओवर शैडो कर दिया, उनके ऊपर वो गालिब आ गए, उनके ऊपर उन्होंने साया कर दिया और ख़ुद उनके ऊपर वो गालिब आ गए, ठीक है। विच ओवर शैडोड हिज वर्स्ट डिक्टेटर्स। बेटा यहाँ पर आपका ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।